हम पैदा हो गए और हम पे अकल है, हम पे हुनर है, हम पढ़े लिखे, हम जानकार रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, किसके साथ खड़े होकर हम क्या कर सकते हैं, कि हमें नहीं पता, कि सबको नहीं पता कि एक और एक क्या होते हैं, सबको नहीं पता तो दो क्या होते हैं, सबको नहीं पता 11-11 क्या होते हैं। अगर हम जान गैर जिम्मेदार बने तो सब खामियाजा कौन भुगतेगा? आप और मैं तो जी लेंगे हम लोग, लेकिन क्या आने वाली नस्लों का कोई जवाब है आपके पास? ये मेरे पास। अगर हम आज मूवमेंट नहीं चलाएंगे, आज हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे और इस फिरका पर ताकतों से जो है निजात नहीं पाएंगे, तो आने वाली नस्लों को जो सहना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, और वो हमसे सवाल पूछेंगी। एक भाई हमसे सवाल पूछना चाहता था, मैंने कहा मेरे बराबर बैठो और पूछो, मैं माला से स्वागत करूंगा तुम्हारा जब तुम सवाल पूछोगे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सवाल को पूछने की शक्ल क्या होती है। सवाल को पूछने वाले लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते, और जहां पढ़े लिखे लोगों की महफिल है वहां तो आप कुछ भी, आप क्यों भागू मैं सवाल से? जिस सवाल को पूछा गया, सवाली भाई जवाब गवाह है कि वो सवाल ऑलरेडी हमारे ग्रुप में आया था, और उस ग्रुप में मैंने उस सवाल का जवाब दिया था। सुभानी भाई भी इस बात के गवाह है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ ईमानदार से। आप तो इस्लाम में मानने वाले, बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया था, मगर मैं जानता हूं कि आपकी मेरी एकजुटता से और यहाँ होने वाली चर्चा से किसको तो मुसीबत है मैं जानता हूं, इससे कुछ छिपाने वाली बात है। मैं जानता हूं इससे किससे परेशानी हो रही है। मुझे उनसे परेशानी नहीं है जिनको हमारे जुड़ने से परेशानी है, मुझे उनसे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी मेरी लड़ाई ही नहीं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे, ताकत में बैठे, और जो इस देश को चुटकी चुटकी करके खत्म कमजोर कर रहे हैं। मेरी उनसे लड़ाई थोड़ा ही जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप और मैं बैठ के फैसला करें, आप और मैं कुर्सी से कुर्सी सामने लाएं, आप और मैं कागज लेके बैठे और एक दूसरे से पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और आप मेरे साथ कहां तक चल सकते हैं। मैं क्या महसूस करता हूं इसको मैं रैली में नहीं बता सकता हूं, और आप क्या महसूस करते हैं आप इसको मंच पे जाके नहीं बता सकते हैं। आप मुझसे बैठकर टेबल टॉक करके पूछ सकते हैं, गेट टुगेदर करके पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। और मैं फिर कहता हूं, यहां सारी लड़ाई हिस्सेदारी की। अगर सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी तो मैं फिर कहता हूं, जानवर भी किसी रिश्ता नहीं तोड़ता, हम तो इंसान हैं। हमने तो कितने लोगों को आजमाया, बार बार आजमाया, सबको मौका दिया। अपना पूरा त्याग, समर्पण, संघर्ष जोगता, अनुभव जोगता है कि इसको मैं अपने से बेहतर बना दूं। और एक गुरु ही है जो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा बेहतर बने। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और एजुकेशन का काम हमने लंबे समय किया, क्योंकि मैंने इसकी अहमियत तो इसलिए समझा कि जब मैं एक सरकारी स्कूल में गया और बच्चों की हालात देखी तो मुझे समझ आया कि उनसे अपना नाम लिखना नहीं आ रहा क्लास 5th में। तो मुझे लगा कि ये मुकाबला कैसे करेंगे। जो कक्षा 5 का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, वो 10वीं 12वीं में जाके कंपटीशन मुकाबला कैसे करेगा? तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत डाउन। इसलिए हमने भीम आर्मी पाठशालाएं चलाई। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो अपने भीम आर्मी के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। वो काम कर रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में, और हमने बहुत पाठशालाएं खोली इस उम्मीद के साथ कि इन पाठशालाओं के जरिए हम जो महंगी शिक्षा है उसका मुकाबला कर पाएंगे, और हमने काफी हद तक किया। हमें सबसे पहले जो गिराने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे अगर कोई एजेंडा था तो वो मात्र ये था कि उनकी पाठशालाएं बंद की जाए। और आप विश्वास करो, मुझे जेल में बंद करके 16 महीने एक एक पाठशाला को नोटिस भेज के बंद कराया गया कि अगर आप पाठशाला नहीं बंद करोगे तो फिर हम आप पे मुकदमा लिख के आपका नाम, क्योंकि अज्ञात में बहुत लोग जेल भेज रहे थे। आप सोचो, वो मुझसे नहीं लड़ रहे थे, वो उस सोच से लड़ रहे थे जो सर सैयद अहमद खां की थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जो एएमयू की थी, और जो देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचले लोगों में है कि वो मुख्य धारा में आने चाहते हैं। उस सोच को दबाने के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी गई। वो दिखती तो ये है कि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ रहे, नहीं, वो उस विचार से लड़ रहे थे और सफल हुए उसमें। लेकिन हमने भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब हम बाहर आए फिर से हमने जो है वो पाठशालाएं शुरू की, और आज उनकी संख्या हजारों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमने तय किया था कि हम बहुत जल्द अगले 5 साल में इनको 1 लाख पाठशाला से ज्यादा बना के दिखाएंगे। अगर आप जहां कहोगे, जिसके साथ कहोगे, उसके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे ये भी वादा करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, ये पूरे मुल्क की, ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की। कोई नहीं चाहता ये माहौल जो बनाएंगे,
कोई से खुश नहीं, चंद लोग खुश हो सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं जो उनके बहुत कट्टर समर्थक है वो भी सब लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें भी ऐसे जो है बड़े पैमाने पर लोग हैं जो चाहते हैं कि तरक्की तो हो। वो इस शर्त में नहीं चाहते कि किसी को दबा के, किसी को मार के, किसी को कमजोर करके, किसी को कुचल के तरक्की हो, वो भी कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सबको एकजुट लेके साथ लेके तरक्की। और धन्यवाद करता हूँ, और जो साथी मेरे साथ आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप गेट टुगेदर या चर्चा के लिए तैयार हो, आप समय रख लें। मुझे एएमयू आने में समस्या ये है कि फिर इनको रोकना भारी है, लेकिन आप एएमयू अलीगढ़ में भी आसपास कोई जगह रख लोगे तो मैं और हमारे साथी बिल्कुल एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम अब इस एकता को टूटने देंगे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम हर पटल पे कोशिश करेंगे कि एकता कमजोर ना पड़े और ये एकता एकजुट होकर एक नया इनकलाब पैदा करे और एक अच्छी शक्ल हो जिसमें सब लोग अपने आप को मजबूत महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, आज मैं टीचर एसोसिएशन से एक दिन दिल्ली में मिला था। एएमयू से, देश से जुड़े कई विषयों पर मेरी उनसे चर्चा हुई और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया, गेट टुगेदर में। मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए, आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है ये विषय कल की ताकत बनेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट पर, सड़क पर, मैं एएमयू के साथ था। आज के लीडर को एक सियासी विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं लोगों ने आज यहाँ पर ध्यान डालने की कोशिश करी है, समाजवादी पार्टी को जंग में कागजी अब्दाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं, हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूँ उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई, आप पूछ के बताना क्या सवाल है। बीजेपी की बात कर रहे थे, आरएसएस और बीजेपी के दावे पर नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। वो दिखाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा, उनका ही कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी, ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दें। अच्छा, समझते हैं आज के संबंध जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत भी दी गई है, रोजे स्टार्ट हुए हैं और लाउडस्पीकर भी हटवा दिए गए। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही, इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 की आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? वो ऐसा नहीं हो सकता। जब आदमी खामी करता है और खिल जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, जबकि हालात जो है वो आपसे छिपे हुए नहीं। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मथुरा के जिस परिवार पे अन्याय हुआ,
उस परिवार को सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे घोषणा की। आप मीडिया के साथी, आपका कैमरा भी अब वो भी लाख रुपए से ऊपर का आता होगा। एक मोटरसाइकिल जो है सरकार को शायद जानकारी दी या उन्होंने कमजोर वर्गों की हैसियत, उनकी बेटियों के सम्मान की हैसियत लगाई कि जो मोटरसाइकिल है वो भी 1 लाख से ज्यादा की आती है, तो उन्होंने इस परिवार की मदद की सरकार ने या इस परिवार का मजाक उड़ाया। मैं मीडिया के साथियों को ये कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि जनता का जो मजाक और संविधान का जो मजाक सरकार उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की, उसका जवाब सरकार से जरूर मांगे। आप जानते हैं उसमें हम लोगों ने कितना जो है अपना जो पक्ष था वो रखा, और किस तरह जेपीसी में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, किस तरह जेपीसी में बहुत सारे मतों को इग्नोर करके आगे बढ़ा गया। मैं फिर कहता हूँ, जब ये मामला आया था तभी हमने मांग की थी वहां डिवीजन की, और उसमें सरकार बहुमत में नहीं थी, आप पता कर लो। ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं थी। तो सरकार जो हम पे थोपना चाहती है, हम उसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सभी को एकरूपता करके अपने साथ चलाएगी, तो जब तक संविधान है संभव नहीं। वो मेरे भाई कभी भी मिलो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।